स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हर 2 महीने पर जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। जो कमिटी होती है आरबीआई के अंडर में उनकी रिपोर्ट सामने आती है और जो आरबीआई गवर्नर हैं वो इसको अनाउंस करते हैं। तो आज फाइनली यहाँ पर जो शक्तिकांता दास हैं उन्होंने सुबह सुबह इसके बारे में अनाउंस किया। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर कि क्या वो बढ़ेगा या कम होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो है आपका जीडीपी का जो अनुमान है उसको 0.5% से बढ़ाया गया। जी हाँ, विच इज ह्यूज। 0.5% बढ़ाना वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। यहां पर रेपो रेट को बढ़ाया गया, कम किया गया, क्यों नहीं ऐसा हुआ तो इसको भी हम जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यूपीआई लिमिट में कुछ चेंजेस किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से ही हमारा पीएससी जो फाउंडेशन बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी आपको तैयारी कराई जाती है एक सिंगल बैच के अंदर, जिसमें सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज हो गया, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और अल्टीमेटली यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट लगता है होम लोन पर, व्हीकल लोन पर, पर्सनल लोन जितने भी हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। देखो, जैसा आपको पता होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये 2016 में वजूद में आया था और इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। एक तो खुद आरबीआई गवर्नर होते हैं और बाकी के 2 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स होते हैं। और यहां पर वोटिंग के तहत डिसाइड किया जाता है कि यहां पर रेपो रेट में बदलाव किया जाएगा कि नहीं। अभी भी आप में से कई लोगों को अगर शायद पता नहीं हो कि रेपो रेट क्या होता है तो मैं आपको सिंपल में बता दूं कि बैंक जो होता है, जो जिससे हम उधार लेते हैं बैंकों से जाकर या फिर हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, इन बैंकों के पास भी मौका होता है कि वो आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं। तो जब ये बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं तो आरबीआई उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है तो उसी को एक तरह से रेपो रेट कहा जाता है, सिंपल भाषा में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा, आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा बैंकों के लिए, तो बैंक हमारे लिए भी वो इंटरेस्ट महंगा कर देते हैं, राइट, जब हम पैसा लेते हैं बैंकों से। तो इस तरह से ये आपका चलता रहता है। तो रेपो रेट इंक्रीज होता है, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर बाकी के जितने रेट्स हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो गया जहां पर हम डिपॉजिट करते हैं उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो भी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बताया ये जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी का कहना है कि अभी भी इन्फ्लेशन का खतरा है, वेजिटेबल प्राइसेस वगैरह बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमने रेपो रेट को नहीं बदला है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा कि लास्ट टाइम जब रेपो रेट इंक्रीज किया गया था वो था फरवरी 2023, मतलब पिछले 5 मॉनेटरी पॉलिसी से हर 2 महीने पर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, लेकिन पिछले 5 महीनों से 5 बार जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी आया था तब से लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो 6.5% ही है रेपो रेट। और आप देख सकते हो कोविड के दौरान यहां पर जो रेपो रेट है उसको लगातार नीचे लाया गया और ये 4% लंबे समय तक था। लेकिन जब से दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग फालतू के जो खर्चे होते हैं वो ना करें, क्योंकि क्या होता है जब लोन रेट कम होता है, जब हम पैसे उधार लेते हैं, जब वो सस्ते ब्याज दर पर मिल जाता है तो हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लगता है। तो आरबीआई ने 4% से इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 6.5% कर दिया है और उसको अभी के लिए वहीं पर रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इससे होगा क्या लैंडिंग और डिपॉजिट रेट पर। जब रेपो रेट सेम रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो लोन लेने पर ब्याज दर महंगा होगा या कम होगा, ना तो हम जो डिपॉजिट करते हैं ना उसमें बढ़ोतरी या फिर कम होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी बस कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आरबीआई ने अनाउंस किया था कि जो रिटेल लोन होता है ना, जो पर्सनल लोन होता है, एक्चुअली जो पर्सनल खर्चे के लिए किया जाता है, देखो एक तो कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लो आपको शादी में कोई स्पेंड करना है तो वो जो लोन होता है उसको पर्सनल लोन कहा जाता है। तो वो जो पर्सनल लोन है वो एक्चुअली ऑलरेडी महंगा हो चुका है, क्योंकि इस पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ पर पैसा आएगा कि नहीं। मान लो आपने गाड़ी पर लोन लिया, अगर आप पैसा नहीं लौटाओगे तो बैंक वाले आपका गाड़ी लेकर चले जाएंगे, तो वो तो बैंक पैसा रिकवर कर सकता है, लेकिन जो आपका पर्सनल लोन है वहाँ से कैसे आप रिकवरी होगी। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो रिस्क वेटेज है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पर्सनल लोन इस समय और ज़्यादा महंगा हो गया है।
इसके अलावा अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यहां पर रेपो रेट में क्यों बदलाव नहीं किया गया, 6.5% से इसको 6% क्यों नहीं किया गया, या फिर 6.5% से 7% क्यों नहीं किया गया। ये दोनों चीज को समझते हैं। देखो, इसका मेन कारण है कि आरबीआई कहना चाहती है कि हम इन्फ्लेशन और ग्रोथ में एक तरह से बैलेंस रखना चाहते हैं। देखो, सिंपल सा अर्थ है, अगर रेपो रेट को ज्यादा किया जाता है, रेपो रेट बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। और अगर मान लो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है, कम करने का मतलब हुआ कि आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में जीडीपी रेट कम है, ग्रोथ रेट कम है, इसको हम बढ़ाएं। तो जीडीपी पर जब पूरा फोकस करना होता है तो यहां पर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है, और इन्फ्लेशन पर जब पूरा फोकस होता है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है। तो क्या हुआ है यहां पर, यह कहना है आरबीआई का, ये कमिटी का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, कि इस समय जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे जैसे करके हमने थोड़ा कंट्रोल किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में स्पेशली क्या है कि एल नीनो का जो इंपैक्ट है वो अभी आपको राबी सीजन में देखने को मिलेगा, स्पेशली साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में जो वाटर रिजर्व्स वगैरह हैं वो काफी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो राबी क्रॉप है उसमें कम प्रोडक्शन हो सकता है और यहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो आगे के फ्यूचर को देखते हुए हम यहां पर रेपो रेट को कम नहीं कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आरबीआई का यह भी कहना है कि हम ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। हम अगर रेपो रेट को बढ़ा देंगे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी हैम्पर हो जाएगा, तो हम उसको नहीं चाहते। इसी की वजह से हमने उसको लगभग सेम रखा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो सीपीआई कहते हैं ना, रिटेल इन्फ्लेशन, वो आपका सितंबर के महीने में 5.02% था और अक्टूबर के महीने में 4.8% था, जो कि आरबीआई का जो टारगेट है 4% का, उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पिछले महीने भी यह चीज बोला था कि भले ही अभी यहां पर इन्फ्लेशन 6% के नीचे है, लेकिन हमारा जो टारगेट है 4% का, उससे अबव है, और इसी की वजह से हमें इन्फ्लेशन के ऊपर अभी भी फोकस करना है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, इसमें आरबीआई का अनुमान है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 5.4% रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीडीपी की, देखो यहां पर एक अच्छी खबर यह आई है कि पिछली बार आरबीआई ने कहा था कि 2023-24 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% हो सकता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसका मेन कारण यह है क्योंकि आपने देखा होगा बस एक हफ्ते पहले ही जो 30 नवंबर को जीडीपी का आंकड़ा आया था क्वार्टर टू का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने का जो आंकड़ा आया था, इसमें अनुमान यह था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रह सकता है, लेकिन ये एक्चुअली आया 7.6%, जिसकी वजह से यहां पर जो जीडीपी एस्टिमेट है पूरे साल भर का, उसको 6.5% से बढ़ाकर 7% किया गया है, जो कि जितने भी बड़े इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा यहां पर गवर्नर साहब ने 10 बड़े बातों का जिक्र किया, वो मैं आपको जल्दी से एक एक करके बता देता हूं वो 10 बड़ी बातें कौन सी हैं। सबसे पहला यहां पर यह बोला गया है गवर्नर साहब के द्वारा कि 2020 से 23 ये जो 3 साल रहा है ना पिछला, ये दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी का पीरियड माना जाएगा। मतलब जितना उतार चढ़ाव इन पिछले 3 साल में देखा है वो शायद कभी दुनिया ने नहीं देखा होगा। मतलब जो कोविड आया, आपको याद होगा, अचानक से कोविड आती कितना हम नीचे चले गए, फिर यहां पर ऊपर, फिर मतलब जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है शायद ही हम कभी इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा यहां पर बोला गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रिजिलियंट है और हमने उसका अनुमान 7% रखा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर तीसरा उनका यह कहना था कि यहां पर जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर अभी भी हमें प्रोग्रेस करना है। भले ही अभी हम थोड़ा सा कंट्रोल में लाए हैं 6% के नीचे, लेकिन हमें कंक्लूजन में रश नहीं करना है कि हाँ कंट्रोल हो गया है, हमें उसके कंट्रोल करके रखना है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमें उसे ऑटो पायलट पर नहीं रख सकते इन्फ्लेशन को। हम सोचे कि अपने आप इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा, नहीं, हमें उसमें कई सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। फिर पांचवा उन्होंने यहां पर यह बोला है कि जो फूड प्राइसेस हैं उसमें बहुत ही अनसर्टेनिटी है। एक तो दुनिया भर में जिस तरह से सप्लाई को लेकर क्राइसिस हो रही है, इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली उनका कहना था कि भारत में एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है, तो ये एक मेन कारण है। छठा उनके द्वारा बोला गया है कि जो लिक्विडिटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करके रखेगी, मतलब देश भर में इकोनॉमी में अच्छा खासा कैश फ्लो बना रहे, पैसा रहे, ये हम मेंटेन करके रखेंगे। सातवां उन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के
पोजीशंस हैं वो काफ़ी रोबस्ट है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर इसके अलावा उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो प्रूडेंस की पॉलिसी है वो हमें ऑल टाइम हमें गाइड करती रहेगी, मतलब कि वो हमारी फिलॉसफी है। प्रूडेंस का मतलब हो गया कि हमें कंट्रोल करके सारी चीज़ें करनी है। मान लो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करके करना है। जैसे कोविड के समय सरकार ने काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर किया था लेकिन वो टारगेटेड था, तो ये उनका कहना है कि हमें प्रूडेंस की तरफ जाना है। फिर उनका 9th का ये पॉइंट था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मॉडेस्ट होने वाला है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं ना, उससे जो हमें डेफिसिट होता है, मतलब आपको पता ही है हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट आता है, तो वो मॉडेस्ट रहेगा, तो वो चिंता की बात नहीं है। फिर इसके अलावा लास्टली उन्होंने लास्ट में ये कहा कि देखो इंडियन रूपी भले इस समय ऑल टाइम लो पर चल रही है, लेकिन बाकी के डेवलपिंग इकोनॉमी से आप कंपेयर करोगे तो हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये उनका ऐसा मानना था। और फाइनली यहां पर वीडियो एंड होने के पहले मैं आपको बता दूं, यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसमें बड़ा बदलाव किया गया। जैसे कि आपको पता ही होगा लगभग जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो यूपीआई के, मान लो आप अपने दोस्त को ट्रांसफर कर रहे हो कोई पैसा, तो आपने देखा होगा आप 1 लाख से ज्यादा एक दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहां पर आरबीआई ने 1 लाख की लिमिट लगा रखी है। लेकिन यहां पर आरबीआई ने कुछ ट्रांजैक्शंस पर छूट दे रखी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर ऑलरेडी अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो, लोन रीपेमेंट कर रहे हो, ईएमआई हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें जब आप पेमेंट करते हैं तो 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही दिसंबर 2021 में अगर मान लीजिए कोई आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसमें जब आप पेमेंट कर रहे हो तो 5 लाख तक का आप पेमेंट कर सकते हो। वैसे ही अब आरबीआई ने क्या किया है कि अगर आप हॉस्पिटल्स को कोई पेमेंट करते हो या फिर स्कूल्स कॉलेजेस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करते हो, वहां पर भी आप 5 लाख तक ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। तो एक बड़ा यहां पर किया गया, इसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मतलब ये साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे आगे आने वाले समय में यूपीआई सिर्फ छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए भी अब इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल यूपीआई का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो था आज के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन जो डेप्यूटी गवर्नर होता है आरबीआई का, वो अपॉइंट करता है? कौन सी बॉडी डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट करती है आरबीआई के? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।